मैं अभी इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा सम्मानित अतिथि आज के श्री पी.एन. थंदुक जी से, एसपी लेपरदा बशार। सर, आप जितना युवा है और जितने खूबसूरत है, मैं आशा करता हूँ कि आपसे इतने ही खूबसूरत प्रेरणादायक बातें सुनने मिलेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एसपी बसार। Good afternoon, everyone. Honorable MLA Sri Gokar Basar ji, Sri Modori Baji, Principal Government High Secondary School जो स्पेशल गेस्ट हैं आज के, श्री इकेन रिवा जी, फॉर्मर मिनिस्टर और चीफ पैट्रन इस फंक्शन का, श्री योमसो आदा जो हेडमास्टर है इस स्कूल के, बाकी जो यहाँ के फॉर्मर टीचर्स, ऑल दी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, फॉर्मर टीचर श्री तोजोबाम, न्यामी रिबा, श्रीमती बीना रिबा, श्रीमती अरुणा रिबा, सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ लैंड डोनर्स जितने लोग आए हुए हैं यहाँ पे, और स्कूल के जो पायनियर्स हैं जो जिन्होंने स्कूल को शुरू करने में मदद की है, एसएमसी मेंबर्स, टीचिंग फैकल्टी, बाकी जो नियोबम, ईगो, यामिन, चिरने, कादी के जितने रेजिडेंट्स हैं, एलुमनी ऑफ द स्कूल जिसने बहुत ही इम्पोर्टेंट एक भूमिका निभाया है इस प्रोग्राम को सफल बनाने में, मीडिया फ्रेंड्स, और सबसे इम्पोर्टेंट मेरा जो प्यारे बच्चे हैं, मेरे जो प्यारे साथी यहाँ बैठे हुए हैं। मेरा यहाँ आकर अभी 2 साल पार हो गया है, 2 साल आधा के आसपास हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं ये खेद व्यक्त करना चाहूँगा कि आपके समक्ष में गालों में बात नहीं कर पा रहा हूँ। 2 साल आधा में आपका गालों बात सीखकर मुझे आपके साथ बालों में बात करना चाहिए था। थोड़ा सा लैंग्वेज सीखने का इशू है। बाकी यहाँ गालों में आप लोगों का बहुत अच्छा ओरेटर्स है, बहुत अच्छा सिंगर्स है, हर कोई बोलता है, हर कोई गाता है, और ये 2 जो पॉइंट है वो मेरा वीकनेस है। मैं गा नहीं सकता हूँ और बोलने में इतना अच्छा नहीं हूँ मैं। फिर भी क्योंकि आज मुझे एक आपने ऑनर दिया है आपके यहाँ पर आकर आपके समक्ष रहने का, आपके जो इस खुशी के माहौल में शरीक होने का जो एक मौका दिया है, इसमें हमसे बहुत अच्छे वाले विद्वान हैं जो वो बहुत सारा बात कह गए हैं, उनका काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। मेरा तो शायद आप लोगों से ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो ज़्यादातर जो बच्चे हैं मैं उनको बात कर सकूँगा क्योंकि उससे ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैं जो आज का मेरा वक्तव्य है, मैं ज़्यादातर मैं अपने बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो जो इस गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बाज़ार, इसको मैं बधाई देता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि आपने 50 साल आपका अपना पूरा किया है। कोई भी जो इंस्टीट्यूशन होता है उसमें कुछ माइलस्टोन्स आती है, और उस माइलस्टोन को इस प्रकार से एक भव्य तरीक़ा से मनाना ये दिखाता है कि जो आप यहाँ से जो एलुमनी निकला है, यहाँ पर इस इंस्टीट्यूशन के आसपास जितने लोग रह रहे हैं वो इस इंस्टीट्यूशन को कितना कदर करता है और उसको कितना प्यार करता है। एक बात मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि हम काफ़ी हम मतलब मैं भी इंक्लूड हूँ इसमें, और बाकी जो दूसरे सोसाइटीज़ है इसमें हमारा ये होता है कि हमारा स्कूल में पहले ऐसे होता था, ऐसे लोग निकले हैं यहाँ से, तो वी लिव इन द पास्ट, हम पास्ट में रहते हैं। इवन मैं भी अपना पास्ट में रहता हूँ कि मेरा ट्राइब में ये होता है वो होता है, लेकिन हमको अभी ये समय आ गया है कि हमको फ्यूचर के बारे में सोचना है। हमको ये सोचना है कि जो गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल जो बसार बाज़ार से इतने लोग निकल गए हैं, इतने ऑफिसर्स बन गए हैं, इतने अच्छे लोग बन गए हैं, तो इससे और हम आगे कैसे बढ़ें और इससे और कैसे अच्छा करें और कैसे अच्छे लोगों को यहाँ से पैदा करना है, म्यूजिशियंस को पैदा करना है, और यहाँ पे आपको आर्टिस्ट पैदा करना है, हमको ब्यूरोक्रेट्स पैदा करना है, या फिर हमको स्पोर्ट्स पर्सन्स यहाँ से पैदा करना है, हमको यहाँ से पॉलिटिशियंस लीडर्स पैदा करना है। तो इसके बारे में हम अभी काफ़ी ये दिस द राइट टाइम कि हम इसके ऊपर सोचना शुरू करें, ना कि हम अपने पास्ट ग्लोरीज में रहें। तो इसके ऊपर आई एम वेरी होपफुल, मुझे पूरा भरोसा है कि जो जिस प्रकार से आपने ये अरेंज किया है, तो एलुमनी और यहाँ के जितने आसपास के जो लोग हैं इसके ऊपर में गौर करेंगे और इसके ऊपर कोशिश करेंगे कि जो हमारे अभी आने वाले बच्चे हैं उसको एक सही दिशा दिखाएं। मैंने जैसे कहा है कि जो यहाँ का लैंड डोनर्स है उसको मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करना चाहूँगा कि आप सभी ने मिलकर ये एक स्कूल स्थापना करने के लिए अपना ज़मीन को दिया है।
इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेपारादा डिस्ट्रिक्ट या फिर बसार या फिर गालो जो एरिया है, इसमें ये ज़्यादा महत्व इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो लैंड है वो प्राइवेट होल्डिंग्स है। हमारे एरिया में क्या होता है, वहाँ पे हमारा कम्युनिटी एरिया बहुत होता है, प्राइवेट होल्डिंग्स कम है और कम्युनिटी एरिया ज़्यादा है। तो कोई भी जो एक गवर्नमेंट के कुछ जो भी इंस्टीट्यूशंस है, जैसे स्कूल हो गया या फिर कॉलेज हो गया, आपको मेडिकल बिठाना है, कॉलेज कोई भी चीज़ अगर गवर्नमेंट का कोई भी इंस्टीट्यूशन बिठाना है तो हमारे वहाँ पे एक हम ग्राम पंचायत मतलब जो विलेज काउंसिल का एक मीटिंग करते हैं, फिर एक एरिया को हम डिमार्केट कर देते हैं कि ये रहेगा। लेकिन आपका यहाँ का एक पेक्युलर सिचुएशन ये है कि सबका, क्योंकि इंडिविजुअल अपना अपना लैंड होल्डिंग है, तो बहुत लोगों को आगे आकर डोनेट करना होता है। तो इसलिए जो भी यहाँ पे लैंड डोनर्स जो यहाँ पर आकर इस स्कूल को स्थापना करने का आपने जो मदद किया है इनिशियली, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि एक विक्टर हुगो जी ने कहा था कि ही हु ओपन्स ए स्कूल क्लोजेस ए प्रिजन। जो एक स्कूल खोल लेता है ना, वो एक जेल को बंद कर देता है। तो आपने मेरा काम भी आसान कर दिया एक स्कूल खोलकर। इसका कहने का मतलब ये है कि जो स्कूल में जो एजुकेशन आता है, इससे हमारा सोसाइटी में जो अवेयरनेस आता है, जिसके वजह से क्राइम कंट्रोल में रहता है, या फिर जो अच्छे बातें स्कूलों में, क्योंकि स्कूल में जो 300 डेज़ जो बच्चे यहाँ स्कूल में रहता है, तो उसको जितना सिखाता है उसमें अगर वो 10%, 20%, 30% भी कैचअप करता है, तो वो एक बेटर सिटीज़न, एक अच्छा आदमी बन जाता है जनरली। तो इसमें लैंड डोनर्स को मैं दोबारा से फिर थैंकफुल हूँ। बाकी जो मेरे जो प्यारे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, जो मेरे साथी हैं, उन सब से मैं ये 2-3 बातें आप लोग से कहना चाहूँगा कि एजुकेशन, जैसे पहले अभी हमारा न्योदू साहब ने बताया, हमारे प्रिंसिपल सर ने भी बताया है, तो एजुकेशन का जो मीनिंग होता है वो नहीं है कि मैं अपना नाम लिखने आ गया या फिर हमें प्लस माइनस करने आता है, हमको साइन करना आता है। दैट इज़ नॉट एजुकेशन। तो एजुकेशन का जो मतलब है कि एजुकेशन का ये मतलब भी नहीं है कि मैं कोई ऑफिसर बन जाऊँ या बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बन जाऊँ, बहुत बड़ा लीडर बन जाऊँ। एजुकेशन बेसिकली मीन्स अपने पैरों पर खड़ा होना। अगर मैंने एजुकेशन लिया, उसके बाद हमको कोई नौकरी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, फिर भी मुझे ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मैंने सीखा है और मेरा अंदर में ये काबिलियत है कि अगर कुछ नहीं है तभी भी मैं खड़ा होकर मैं एक अच्छा सिटीज़न बनूंगा, या फिर मेरा अपना गांव को आगे ले जाऊंगा, अपने फैमिली को आगे ले जाऊंगा, फैमिली का नाम आगे करूंगा। तो एक जो कॉन्फिडेंस लाता है अंदर, जो अपने पेड़ों पर खड़ा होकर कॉन्फिडेंटली चलने का एक जो तरीका सिखाता है, वो एजुकेशन होता है। आपको पता ही है कि SIC का केस, CBI का केसेस वगैरह चल रहा है, तो उसमें आपने देखा कि बहुत सारा ऐसे दूसरे रास्ते से लोग यहाँ पे आने का भी कोशिश कर रहा है। तो क्या वो आर दे एजुकेटेड? तो माई टेक, मेरा पर्सनल ये व्यू है कि दे आर लिटरेट बट दे आर नॉट एजुकेटेड। एजुकेशन और लिटरेसी में फ़र्क होना चाहिए। तो व्हाट इज़ एजुकेशन इज़ बेसिकली जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा है, एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। ये बहुत भारी भरकम लगता है, लेकिन इसका सिंपल सा एक ये एक्सप्लेनेशन होता है कि जो एजुकेशन होता है वो हमारा अंदर में एक परफेक्शन होता है, हर किसी के अंदर में। तो उस परफेक्शन को कैसे निकालना है, दैट इज़ एजुकेशन। तो वो उस परफेक्शन को निकालने के लिए इसमें आपका स्कूल का योगदान होता है, इसमें आपका टीचर्स का योगदान होता है, आपका पेरेंट्स का योगदान है, उसमें स्टूडेंट खुद का योगदान है। तो कोई एक अकेला, आप अगर अकेला टीचर के ऊपर छोड़ देंगे तो योर चाइल्ड विल बी लिटरेट बट ही विल नॉट बी एन एजुकेटेड पर्सन। तो इसमें सबका मिलना है। जैसे एजुकेशन होता है वो एक ट्रायंगल होता है, बेसिक जो एजुकेशन ट्रायंगल होता है, जिसमें एक कोना में स्कूल है, एक कोना में आपका स्टूडेंट है और एक कोना में आपका पेरेंट्स है। ये तीन जब एक साथ सिनर्जी में काम करेंगे, जब तीन एक साथ मिलकर काम करेंगे, तब एक एजुकेशन सक्सेसफुल होता है। तो इसमें मेरा पेरेंट्स से भी अभी बहुत मेरा जो हमसे जो काफ़ी एक्सपीरियंस लोगों ने आप लोगों को बता दिया है, तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं चाहना चाहूँगा। मेरा एक रिक्वेस्ट पेरेंट्स से यही रहेगा कि अपने जो बच्चे के ऊपर में आपको ध्यान देना ज़रूरी है। आज के डेट में हमारा जो लाइफ इतना फास्ट हो गया है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से इतना आगे निकल गया है
कि हम अपना बच्चों के ऊपर में ध्यान देना धीरे धीरे भूल रहे हैं। जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँगा, इट्स बेस्ड ऑन ड्रग एडिक्शन की। जो छोटा बच्चा होता है जो बोल भी नहीं पाता है, बहुत छोटा बच्चा जो इन्फेंट होता है, माँ पिताजी को मालूम चलता है जब उस बच्चे को कुछ तकलीफ़ होता है। वो बोल नहीं पा रहा है, लेकिन उसका जो बिहेवियर से आपको पता चल जाता है कि ये बच्चे को तकलीफ़ है। लेकिन आपका जो बच्चा अभी क्लास 10 में है, 12 में है, कॉलेज में है, उसको देखकर आप नहीं बता पा रहे कि ये भटक गया है। दैट मीन्स आपका जो आपका पेरेंट्स का बच्चे के लिए जो प्यार है या फिर उसके ऊपर जो निगरानी है वो अब कम हो रहा है धीरे धीरे। जैसे बच्चा अभी रात को लेट आ रहा है, बच्चा आपका वहाँ से आपको पैसा मांग रहा है, या फिर कुछ काम पहले उसको पढ़ने में इंटरेस्ट था वो अभी ख़त्म हो गया, वो फुटबॉल बहुत काफ़ी रुचि रखता था वो ख़त्म हो गया, या फिर कोई भी गेम्स में जाता था, कुछ दोस्तों के साथ रहता था साथ में, वो ख़त्म हो गया है। तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको ध्यान देना ज़रूरी है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, और आपका बच्चा का ट्रैक करना आपका काम है। वो बिल्कुल सही कहा जो नदू साहब ने कहा था, प्रिंसिपल सर ने जो अभी कहा है कि आप बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होता है कि वो सोचता है कि हमने स्कूल में रख दिया है, अभी स्कूल का ये जिम्मेदारी है कि बच्चे को ठीक करना है। चलो स्कूल का जिम्मेदारी तो है, पर स्कूल में वो 5-6 घंटा रहता है, बाकी समय वो आपके साथ रहता है। तो ये आपका भी जिम्मेदारी है, और क्योंकि वो बच्चा आपका है तो आपका भी जिम्मेदारी है कि उसको ट्रैक करना है, उसका अभी स्टडीज़ क्या हो रहा है, स्टडीज़ में कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका दोस्त साथी कैसा है, फ्री टाइम में वो क्या कर रहा है। तो इसका एक छोटा सा, मैं कल शाम को ही एक पढ़ रहा था, आई थिंक इन कनाडा में एक छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने एक मार्च निकाला कि हमारा जो पेरेंट्स है वो कम मोबाइल देखना है। तो बच्चे तो मोबाइल अभी एडिक्ट हो ही रहा है, तो हमारा माँ पिताजी का पास भी टाइम नहीं है बच्चे को देखने का। तो अभी बच्चे ये मार्च कर रहा है पूरा वो प्ले कार्ड लेके कि हमारा बच्चा जो माँ पिताजी लोग हैं वो मोबाइल कम देखना है। तो हमको भी अपना बच्चा को दिखाना है कि हम कैसा, आप कैसा होना है। आप दिन भर मोबाइल देखेगा, बच्चा को बोलेगा कि नहीं मोबाइल नहीं देखना है, तो बच्चा तो आपको ही फॉलो करेगा, आपका बोलना उसको कोई मतलब नहीं होता। आप क्या करता है, आप किस प्रकार से बिहेव करता है, बच्चा उसी से आपको सीखता है। और मेरे जो प्यारे बच्चे हैं, आप सब आने वाला जो अभी पीढ़ी में आप ही होंगे। आज जो ये बाहर हम लेके घूम रहा है, ये कल आपका कंधा में आएगा। तो ये कंधा में जो बाहर आपके पास आना है, तो उसमें आपको अपने आप को काबिल बनाना पड़ेगा। तो काबिलियत होने के लिए, जैसे बहुत पहले कह चुका है, फिर मैं रिपीट करूँगा, उसमें 3 ही चीज़ होता है। एक आपका डिसिप्लिन, आपका लाइफ में डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। दूसरा है आपका लाइफ में परसिवरेंस, और तीसरा है आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करना। तो डिसिप्लिन में तो हमको कोई बताने का ज़रूरत नहीं है, उसमें डिसिप्लिन आप लोग सभी जानता है डिसिप्लिन क्या है। तो आपका लाइफ में जब तक डिसिप्लिन नहीं आएगा, आप कोई भी चीज़ को उठा लीजिए, वो आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो सेकेंड पॉइंट जो मैं परसिवरेंस बोलता हूँ, उसको आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट परसिवरेंस। परसिवरेंस का मतलब ये होता है कि मैंने एक गोल सेट किया, तो उस गोल को जब तक मैं नहीं मिलेगा तब तक मैं उसका पीछा करूँगा। तो हमारा कभी कभी ऐसे बहुत होता है, मैं भी जैसे बहुत लेट राइज़र हूँ, मतलब मैं रात तक देर तक जा सकता हूँ, सुबह मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है सुबह उठने में। तो मेरा हमेशा ये गोल रहता है कि हमको सुबह एटलीस्ट हम 6 बजे तक उठ जाना है ना। तो ये मेरा गोल है। तो उसको परसिवरेंस होना है आपके अंदर में, जब तक मैं उसको अचीव नहीं करेगा उसका पीछे भागना चाहिए। जैसे आपने कोई एम कर लिया कि इस साल मेरा, चलो लास्ट ईयर मेरा 70 या 80% था, मेरा अभी नेक्स्ट ईयर ये गोल है कि मेरा 90% आना है, तो उसका पीछे भागना है, उसको बीच में नहीं छोड़ना है। तो ये जो परसिवरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सक्सेस का मंत्रा होता है, सक्सेस का बेसिकली मंत्रा होता है कि 1% इंस्पिरेशन होता है और 99% जो है वो परस्पिरेशन होता है। इंस्पिरेशन मतलब आप किसी को देख के इंस्पायर होता है कि नहीं हमको भी ऐसा करना है, या फिर हमको भी ऐसा बनना है। वो एक, आप किसी से भी इंस्पायर हो सकता है। वो आप कोई किसी ऑफिसर को देख लिया, किसी लीडर को देख लिया, किसी बड़ा जो महान आदमी होता है, APJ अब्दुल कलाम हो गया, आपका महात्मा गांधी हो गया, सुभाष चंद्र बोस हो गया, उनका जीवनी को पढ़ते हो, उससे आप इंस्पायर हुआ। या फिर आप कोई दूसरा आपका दोस्त का किसी पेरेंट्स को मिल गया, आप उससे इंस्पायर हुआ।
जो इंस्पिरेशन पार्ट है वो दैट इज़ ओनली 1%, वो 1% है। लेकिन बाकी आपका वो सारा पर्सपिरेशन है। पर्सपिरेशन मतलब वो पसीना बहाना है। आप जितना पसीना बहाएगा आप ज़िंदगी में आगे उतना जाएगा। उसका बेस्ट एग्जांपल आपका सामने बैठा हुआ है, आपका जो यहाँ अभी ऑनरेबल एमएलए चीफ गेस्ट के रूप में आज आया है। तो इतना छोटा उम्र में ये इतना आगे क्यों बढ़ गया? क्योंकि इसमें परसिवरेंस, उसने उसका जो चीज़ उसको ठीक लगता था उसका पीछा किया। तो ये तो मैं तो कहता हूँ कि एक एग्जांपल है आप लोगों के लिए। आपका जो एमएलए साहब है वो तो अभी कुछ पीता भी नहीं है, मतलब दारू भी नहीं पीता है, सिगरेट भी नहीं पीता है, और ड्रग्स तो छोड़ ही दो। तो इतना अच्छा एक आपको रोल मॉडल मिला है, तो उससे आपको इंस्पायर होना है। तो डेट इज़ 1%, वो 1% आपका इंस्पिरेशन है। बाकी जो 99% है वो आपको खुद को करना पड़ेगा। आपको उसको परस्पिरेशन है, बाकी आपको कितना पसीना बहाएगा आप उतना आगे जाएगा। तो थर्ड में मैंने कहा था कि कॉन्फिडेंस आपको बिल्डअप करना है। कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का बहुत सारा तरीका होता है। बेसिकली एक सबसे इजी वाला तरीका है कि आपका साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाना है। साइंटिफिक टेम्पर मतलब हर चीज़ को क्वेश्चन करना है, हर चीज़ को। आपका सामने अगर आपका टीचर बोलता है आपको 2 + 2 तो 4 होता है, तो हम लोग मान लेते हैं कि 2 + 2 4 होता है, या फिर 4 × 4 16 होता है। हम मान लेते हैं कि 4 × 4 16 होता है, लेकिन हम कभी नहीं पूछता है कि 4 × 4 16 होता क्यों है। आप स्टूडेंट्स ने कभी पूछा है मैडम को 4 × 4 16 क्यों होता है, या फिर 2 × 4 8 क्यों होता है? हम लोग वो रट लेता है कि 2 × 4 8 होता है, लेकिन वो होता क्यों है 8? वो क्वेश्चन पूछना है आपको। जब आपको वो क्वेश्चन पूछेगा तब आपका साइंटिफिक टेम्पर बढ़ेगा, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 2 × 4 8 इसलिए होता है क्योंकि 2 को आप 4 बार प्लस करेगा तो वो 8 होता है। 4 × 4 16 इसलिए होता है क्योंकि 4 को आप 4 बार प्लस करेगा तो वो 16 होता है। तो ये क्वेश्चन आपको जब तक नहीं पूछेगा तो प्रोसेस आप नहीं समझेगा, और जब तक आप प्रोसेस नहीं समझेगा आपका दिमाग में कुछ टाइम के लिए रहेगा। एग्ज़ाम का समय में आपने उल्टी कर दिया, उसके बाद 10 दिन का बाद वो आपका माथा से निकल गया। बहुत बार ऐसे होता है, हमने भी किया है। हम भी ऐसे ही स्कूल से पढ़ के आया है, तो हमने भी यही किया है। तो मैं जो मेरे प्यारे बच्चे हैं, आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ कि आपका जो टीचर्स को आप हमेशा क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन कीजिए। आप टीचर को मजबूर करो कि टीचर भी पढ़ के आएगा आपको पढ़ाने के लिए, क्योंकि टीचर्स हमेशा क्या होता है वो आके पढ़ा जाता है और 10 साल तक वो सेम चीज़ पढ़ाता है, उसको याद हो जाता है। तो जब तक आप उसको क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो टीचर तो आते रहेगा, पढ़ाएगा, चला जाएगा। तो उसको मजबूर करना है, आपको क्वेश्चन पूछना है। जब तक क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपके अंदर में वो कॉन्फिडेंस नहीं जागेगा। और वो इसका एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं अपने आप को बहुत बड़ा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हम लोग अभी जो मैं सर्विस में हूँ, हम स्टेट सर्विसेज है, मेरा APPS है, और एक ऑल इंडिया सर्विस होता है IPS IAS। तो हमारा पुलिस में IPS होता है और स्टेट में APPS होता है। तो हमको पहले से ही एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि अगर मैं अरुणाचल में ही पढ़ा, मेरा पूरा स्कूलिंग जो है अरुणाचल में ही रहा है, तो अरुणाचल में ही मैं पढ़ा हूँ, बड़ा हूँ, तो मैं दिल्ली वाले के साथ हम कैसे कम्पीट कर सकता है। तो ऐसा हमारा अंदर में वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है। जनरली वो ह्यूमन नेचर होता है, इसलिए वो आपको हमेशा क्वेश्चन करना ज़रूरी है। लेकिन जब भी हम दिल्ली में जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे, जब ट्रेनिंग का एक समय हमको दिल्ली में गुजारना होता है 1 साल के लिए, तब हम वहाँ बहुत सारा IPS प्रोफेशनल के साथ भी इंटरेक्ट करता है, उनके साथ बात करता है, और बहुत सारा जो वहाँ का आपका जो IAS ऑफिसर्स होता है उनके साथ भी बात करता है। तब उनके साथ जब हम बात करता है तब हमको लगता है कि ये लोग भी कोई बहुत मतलब बहुत ज़्यादा जानने वाला ऐसे नहीं है, हमारा बराबर ही जानता है। लेकिन ये है कि उनका जो परसिवरेंस में जैसे पहले बोल रहा था, वो किस चीज़ के पीछे में किस तरीक़ा से भाग रहा है और हम कितना भाग रहा है, उसमें डिफरेंस है। उनका जैसे अभी IAS IPS वगैरह होता है तो वो दिल्ली में रहकर वहाँ 4-4 5-5 साल प्रिपेयर करते हैं, फिर वो उसको अटेम्प्ट करता है। तो हमारा थोड़ा ट्रैवल नेचर में वो चीज़ अभी तक आया नहीं है, उसको हम लोग को ठीक करना है अभी। तो हमारा उस चीज़ को मिलने का जो, कोई भी चीज़ को मिलने का, उसका पीछा करने का जो दिल में जो एक वो होता है, वो थोड़ा कम होता है, इसलिए ये थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। अदरवाइज़ सबका दिमाग बुद्धि सबका बराबर है, उसको आप कैसे यूज़ करेगा वो हम लोग का ऊपर है ना।
50 इयर्स का जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को दोबारा से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमको आप सभी का इस खुशी के मौके में शरीक होने का एक मौका दिया है। और जो आगे आने वाले 1-2 दिन है जिसमें आपके काफ़ी सारी प्रोग्राम्स होगा, उसके लिए बहुत बेस्ट विशेस। एंड आई होप कि जो आने वाले दिनों में हमारा यहाँ से नॉट लिविंग इन द पास्ट के ग्लोरी में नहीं रहकर हमारा यहाँ का जो अभी छोटे छोटे उभरते हुए हमारे जो सितारे हैं उसको हम हैंड होल्डिंग करके इनमें से हम बहुत अच्छे अच्छे सितारे आगे लेके आएंगे। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।